गुड इवनिंग। होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज बेटा बात करेंगे एक और चैप्टर लेके जिसका नाम है न्यूक्लियाई। रेडियो एक्टिविटी भी इसी में आएगा। तो अगेन एक छोटा टॉपिक लेकिन क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जब हम न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है रेडियस से। ठीक है, सो रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर ए। अगर किसी न्यूक्लियाई का मास नंबर आपको पता है ए है तो उसका रेडियस r इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 ये होगा। और यहां पर आपके आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर या 1.2 फर्मी आप कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, इस पे आपको एक पहला पॉइंट जो है वो ये मिल सकता है। यहीं से अगर आप देखें तो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें, ठीक है, ऑफ मास नंबर ए, ऑफ मास नंबर ए, तो हम इसे एज्यूम करते हैं स्फेरिकल 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई आर नॉट होल क्यूब इंटू ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो वॉल्यूम है दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर मास नंबर। ठीक है जी। और यहीं से एक थर्ड पॉइंट आएगा और वो है आपका डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई बिल्कुल आप लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। और जब आप मास की बात करेंगे तो मास आपका हो जाएगा मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका मास नंबर कैंसिल हो गया। आपकी डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा, इस पे स्ट्रेट क्वेश्चन आपको मिलते हैं। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई इज कांस्टेंट और इसकी वैल्यू भी हो सके तो याद होनी चाहिए। और जहां तक याद भी होगी अप्रोक्सीमेटली 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ये आपकी न्यूक्लियस की डेंसिटी आएगी। कोई भी न्यूक्लियस हो, ठीक है, वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो या वो गोल्ड का न्यूक्लियस हो, दोनों की डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट आएगी। अब बेटा नेक्स्ट जो चीज आपको ध्यान रखनी है जिस पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं वो है आपकी मास एनर्जी इक्विवेलेंस। हाँ जी, आइंस्टीन की इक्वेशन जो आपको याद है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एनर्जी लेंगे जूल में, आपका मास आप लेंगे केजी में और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर के साथ, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बट यही फॉर्मूला आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है अगर आप एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी आ जाएगी। अगर आप मास को लेंगे एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट, या खाली यू लिखा होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 931.5 से। ओके, सो ये एक्चुअल में इसलिए आता है बिकॉज आपने 1 AMU को कन्वर्ट किया MC स्क्वायर लेके और उसको कन्वर्ट कर दिया MEV में, तो ये आपकी आ जाएगी 931.5 MEV। एक्चुअल में ये इक्विवेलेंट है।
हाँ, इक्वल नहीं है, इक्वलेंट है। 1 AMU को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे तो वो 931.5 MeV की एनर्जी आपको दे देगा। इज इट क्लियर? तो इस पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके बाद एक टर्म हमने पढ़ा था और वो था मास डिफेक्ट। तो जब भी कोई न्यूक्लियस फॉर्म होता है, सपोज मैं एक न्यूक्लियस ले रहा हूं, X एलिमेंट का है, ZXA लिख दिया मैंने इसको, फाइन। ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है। जब मैं इस न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं तो मुझे पता है इसमें Z प्रोटॉन है और A-Z न्यूट्रॉन है। क्लियर? तो इसका जो मास थ्योरेटिकल आएगा, जो कैलकुलेट करके आएगा, वो क्या हो जाएगा बेटा? Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A-Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। इतना तो होना चाहिए, बट रियलिटी में इसका जो मास होता है वो कुछ कम होता है। इसे मैं यहां पे लिख रहा हूं मास ऑफ न्यूक्लियस X। ठीक है, ये अगर आप करेंगे तो इसी को, डिफरेंस को आप कहते हैं डेल्टा M, दैट इज मास डिफेक्ट। और अगर इस मास डिफेक्ट को आपने केजी में कैलकुलेट किया, जनरली AMU में कैलकुलेट होगा, बट कहीं पे दिया जा सकता है आपको, तो इफ डेल्टा M इन केजी, तो आप क्या करेंगे? एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा MC², ये आपका जूल में आएगा। और अगर आपका डेल्टा M AMU में है तो आप एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा M इंटू 931.5 MeV लिख देंगे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो एनर्जी आपकी है, इस एनर्जी को आप कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। और ये एनर्जी जो है आपकी, ये मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होकर रिलीज हो जाता है, और इसी एनर्जी की वजह से आपका न्यूक्लियस जो है वो बाउंडेड फॉर्म में रहता है। अगर आप इतनी एनर्जी किसी न्यूक्लियस को प्रोवाइड कर देंगे तो सारे के सारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या न्यूक्लियॉन्स अगर आप कहें तो वो सब सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर? कई बार ये 931.5 की जगह कैलकुलेशन इजी करने के लिए 931 दे दिया जाता है। तो अगर आपको वैल्यू नहीं दी है तो आप 931.5 ले लेंगे, ठीक है। और दी हुई है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो जनरली इसको आप EB से डिनोट करते हैं, फाइन। अब एक और टर्म आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, स्टेबिलिटी के लिए इसका ज्यादा होना जरूरी है, ठीक है। वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा हो। तो इसको आप सिंपली लिखते हैं EBN, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। स्टेबिलिटी के लिए आपको ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है ये ज्यादा करनी है, इसीलिए आपका अल्फा डिके होता है, बीटा डिके होता है, बिल्कुल फिजन होगा, फ्यूजन होगा, हर केस में होगा क्या? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीज करेगी, ठीक है, और आपकी एनर्जी रिलीज होगी। तो अब देखते हैं जरा, एक इसमें अल्फा डिके पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अल्फा डिके की जब आप बात करते हैं तो पहले मैं इसकी जनरल इक्वेशन आपको दिखा दूं। सपोज मेरे पास कोई एलिमेंट है ZXA, इसमें से अगर हम एक अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा Z-2, X की जगह Y आ जाएगा, और यहां पर A प्लस आप अल्फा पार्टिकल लिख देते हैं A-4। ओके, अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में क्या है आपका? 2He4, है ना, हीलियम का न्यूक्लियस है, और प्लस साथ में क्या रिलीज होगी बेटा? एनर्जी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप अल्फा डिके की बात करेंगे तो डेल्टा M आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। नाउ हियर डेल्टा M इज व्हाट?
मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है डेल्टा एम, उसको आप 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब बेटा ध्यान रखिए, ये कैसी हो गई हमारी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, अल्फा डीके इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो एक क्वेश्चन आप में उसमें टर्म यूज किया जाता है स्पॉन्टेनियस। कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब आपका जो डेल्टा एम है वो पॉजिटिव आना चाहिए बेटा। क्लियर? तभी वो स्पॉन्टेनियस होगी। अगर वो नेगेटिव आ गया तो उसको आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके वो स्टार्ट होगी प्रोसेस। इसके बाद बात होती है बीटा डीके की। बीटा डीके में आपको पता है दो टाइप के डीके थे, एक बीटा माइनस, एक बीटा प्लस। ओके, बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन था और बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन था। अब यहीं पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, जब आपका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन आपका बाहर चला जाएगा। तो जब भी बीटा डीके होगा, यहां पे रिएक्शन आपको लिख के दिखा रहा हूं मैं। सपोज मेरे पास ZXA, ये मेरे पास एक एलिमेंट है, इसमें से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो प्रोटॉन बढ़ गए बेटा, तो ये Z+1 आ गया, आपका एलिमेंट चेंज हो गया। इसको मैं Y लिख रहा हूं, लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया। साथ में बीटा माइनस, और साथ में जब भी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, स्पिन कर रहा होगा, तो यहां पर साथ में एंटी न्यूट्रिनो जरूर निकलेगा। किस लिए? यस, एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसी तरह से अगर आप बीटा प्लस की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में। ओके, तो इस रिएक्शन को जब आप देखेंगे तो ZXA दैट गिव्स यू, अब बेटा प्रोटॉन कम हो रहा है तो ये Z-1 आ जाएगा। यहां पर एलिमेंट Y या Z भी आप कुछ और एलिमेंट लिख सकते हैं, चेंज हो गया, X से चेंज हो गया। ठीक है, ये और ये सेम नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पर A रहेगा प्लस बीटा प्लस, ठीक है, और बीटा प्लस के साथ जो निकलेगा वो न्यूट्रिनो होगा। पॉजिट्रॉन के साथ जो निकलेगा वो न्यूट्रिनो होगा। कई बार इसी रिएक्शन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं। तो कहते हैं कि हुआ क्या, आपका ZXA प्लस एक इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, -1 0। ठीक है, तो ये आपको दे देगा Z-1 YA। इस तरह से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर बिल्कुल वही चीज है। देखिए बस हुआ क्या, ये बीटा पार्टिकल जो था वो इधर चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसे नोट कीजिए। तो ये हमारे अल्फा और बीटा डिके थे, और लास्ट जो डिके था वो गामा डिके था। ठीक है, गामा डिके, और इस पे तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी बात की हुई है। तो गामा डिके क्या था, हमारे पास कोई न्यूक्लियस जब भी अल्फा बीटा डिके होता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। दैट मींस उसके पास एनर्जी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस अपनी एनर्जी को रिलीज करके रीअरेंज करता है, अपने जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी पोजीशंस को रीअरेंज करता है, तो उसमें से एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा, एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, बट आपकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी।
ठीक है, और ये जो एनर्जी कहां से निकल रही है? न्यूक्लियस के अंदर से। इसी को आप कहते हैं गामा रेज। इसके बाद आता है बेटा रेडियो एक्टिव लॉ। फाइन। सो रेडियो एक्टिव लॉ था, अगर हमारे पास कोई सैंपल है और सैंपल साइज काफी बड़ा है, तो रेट ऑफ डिके माइनस dN/dt इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, या इसी को आप कह सकते हैं dN/dt इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू एन। यहां पर बेटा लेमडा जो है मेरा वो डिके कांस्टेंट कहलाता है। क्लियर? अब अगर आप इस ग्राफ को बनाएं, ग्राफ कौन सा? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम। ओके, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम ग्राफ को बनाने के लिए आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, और ये इक्वेशन हमने बहुत जगह देख ली बेटा। इसका जो सॉल्यूशन आता है वो हमें पता है, n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t। ये हमारे पास इक्वेशन आती है। केमिस्ट्री में भी आपने केमिकल काइनेटिक्स में इस इक्वेशन को देखा है। बाकी जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर या कंडक्टर की हम बात कर रहे थे, इंडक्टर की हम बात कर रहे थे, वहां पर भी हमने ये देखा था। फाइन। तो अब अगर आप देखें तो इस ग्राफ को एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, एन नॉट आपकी वैल्यू इनिशियली थी, और इस तरह से ये ग्राफ आपका आ जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये मिड पॉइंट n0/2। इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होता है इसे आप कहते हैं हाफ लाइफ, और दूसरा आता है n0/e। फाइन, ये वाला जो पॉइंट है n0/e, जब आप देखेंगे तो ये आपका आता है t एवरेज। मैं यहां लिख दे रहा हूं, t एवरेज जो है वो n0/e बचता है, और t हाफ के बाद n0/2 बचता है। दैट इज हाफ लाइफ, और ये मीन लाइफ। फाइन। तो अगर आपके पास इनिशियली n0 है और n0/2 बच गए, तो जितना टाइम आपको लगा n0 से n0/2 आने में उसे आप कहेंगे हाफ लाइफ, और n0/e आने में जो टाइम लगेगा उसे आप कहेंगे मीन लाइफ। अब बेटा ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ध्यान दीजिएगा, यहां पर फ्रैक्शनल चेंज इन सेम टाइम इंटरवल, इन सेम टाइम इंटरवल इज सेम। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास n0 थे, t इज इक्वल टू 0 पे ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मेरे पास अवेलेबल थे। t टाइम पर मेरे पास x इंटू n हो गए। x इज फ्रैक्शन, ऑब्वियसली 1 से कम होगा। ठीक है, ये x इंटू n हो गए, डिके हो गए। तो ये रिमेनिंग है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये रिमेनिंग है। अब अगर आप 2t टाइम की बात करेंगे, तो 2t टाइम पे आपके पास x इंटू एक्स एन हो जाएंगे, यानी x स्क्वायर n। ये समझ में आया नहीं आया? ये रिमेनिंग का x फ्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं 3t टाइम के बाद, तो ये मेरा x³ इंटू n हो जाएगा। हाँ, जब आप हाफ लाइफ की बात करते हैं तो आप फ्रैक्शन को हाफ लिख देते हैं और यही फॉर्मूला आपका बन जाता है। बट दिस इज ट्रू फॉर एनी फ्रैक्शन। अगर मैं आपसे कहूं, लेट्स से, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 मिनट्स में 90% रिमेनिंग है। फाइन, तो ये आपका 0.09 फ्रैक्शन हो गया। तो 20 मिनट्स में ये 0.9 होल स्क्वायर फ्रैक्शन हो जाएगा, ये रिमेनिंग होगा।
इसी तरह से 30 मिनट्स में, यहां पे देखिए ना, ये 1 टाइम इंटरवल है, ये 2, ये 3, तो ये आपका 0.9 होल क्यूब हो जाएगा। इससे कई क्वेश्चन आपके बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो। ओके, अब नेक्स्ट जो बेटा आता है वो आपका आ जाता है एक्टिविटी टर्म। एक्टिविटी, एक्टिविटी इज नथिंग बट रेट। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, या तो इसको आर से या ए से अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। आर या ए सिंबल है, और आर इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख सकता हूं माइनस डी एन बाई डी टी, क्योंकि नंबर चेंज हो रहे हैं इसलिए ये टाइम के साथ एक्टिविटी चेंज होती रहती है। अब वैसे ये कुछ नहीं है, ये सिंपली लैम्डा इंटू एन है। ठीक है, तो एक्टिविटी इज नथिंग बट लैम्डा इंटू एन। अब जरा देखेंगे, यहां पर भी आपकी इक्वेशन जो है r इज इक्वल टू आर नॉट ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी वैसे ही चलती है जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे चली थी। ठीक है, हाँ, या आप इसे a इज इक्वल टू ए नॉट, हो सकता है इस फॉर्म में मिले, r ना लिख के a लिख दें, बात एक ही है। क्लियर? तो या तो r लिखा होगा या a लिखा होगा, ये इक्वेशन आपकी रहेगी। अब ये जो एक्टिविटी है इसकी यूनिट ऑफ एक्टिविटी, अच्छा पहले एसआई की बात कर लें। एसआई यूनिट जो है वो बैकरल है, और 1 बैकरल का मतलब होता है 1 डिके पर सेकेंड। बट एक और यूनिट क्वेश्चंस में दे दी जाती है, एसआई यूनिट तो नहीं है बट काफी यूज में आती है, वो है 1 क्यूरी। 1 क्यूरी इज 3.7 इंटू 10 टू दी पावर 10 बैकरल। तो ये ध्यान रखिएगा, ये यूनिट कई बार दे दी गई तो फिर वहां पे आपको ये याद होना चाहिए, कई बार नहीं देते। हाँ, ये वैल्यू कन्वर्जन नहीं देते, कई बार तो क्वेश्चन में दे दिया जाता है बड़ा आसान करने के लिए, बट कोई भरोसा नहीं है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, उनको देख लीजिएगा। आफ्टर एन हाफ लाइफ, आफ्टर एन हाफ लाइफ, ठीक है, हाँ, इनिशियली मैंने एन नॉट एज्यूम किया है, अब मैं आपसे कह रहा हूं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, कितने बच गए एन हाफ लाइफ के बाद। तो यहां बड़ा क्लियर है, हाफ टू द पावर एन इंटू एन नॉट, इतने रिमेनिंग है बेटा, ये रिमेनिंग है, ध्यान रखिएगा। आंख बंद करके मत कीजिएगा, जल्दीबाजी, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जल्दीबाजी में आप गड़बड़ कर देते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड अगर पूछ लिया, कितने डिके हो गए बेटा, तो ये आपका हो जाएगा एन नॉट माइनस हाफ टू दी पावर एन इंटू एन नॉट। क्लियर? यस, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन नॉट कॉमन ले लो, 1 माइनस हाफ टू दी पावर एन। क्लियर है? ओके, इसके बाद वो आपसे पूछ सकता है फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, तो ये आपका सिंपली हाफ टू दी पावर एन हो जाता है। एन हाफ लाइफ के बाद जो आपके पास बचेगा वो हाफ टू दी पावर एन होगा। तो कभी भी आपको रिमेनिंग दिया हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये देख लेना है कि भाई हाफ की पावर एन में तो कुछ नहीं आ रहा, एन इंटीजर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपसे पूछेगा नंबर, ये जनरल लिख लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड आफ्टर टाइम टी। ठीक है, तो एन डिकेड, ये हमें पता है इनिशियली एन नॉट थे, और रिमेनिंग जो है वो कितने हैं, एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी। तो ये हमारे पास सिंपली आ गया एन नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी। क्लियर? अब यहां पर एक रिलेशनशिप है, वो है लेमडा की।
लेमडा इज 1/t एवरेज, ओके। और हाँ, टी हाफ के साथ भी लिख लेते हैं। टी हाफ इज ln2 बाय लेमडा, क्लियर है? या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ln2 इंटू टी एवरेज, ठीक है। हाँ, एक और चीज आपको दिखा दूं यहीं पे, ln2 की वैल्यू याद रखना बेटा 0.693 बाय लेमडा, और ये आपका जाएगा 0.693 इंटू टी एवरेज। तो ये आपके सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद हो जाएगी अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो। ओके, एक डाउट आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल इसको बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने आपसे कहा सपोज t इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास n नॉट न्यूक्लियाई है, फाइन। अब मैंने आपसे कहा कि t टाइम के बाद ये जो बचे ये x n नॉट हो गए, ठीक है। तो x मेरा फ्रैक्शन है, x कुछ भी हो सकता है बेटा, मैं आपको हाफ लाइफ के लिए x की वैल्यू हाफ रख के दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये मेरा हाफ लाइफ के लिए हो गया। एक हाफ लाइफ के बाद मेरे पास जो रिमेनिंग बचा वो कितना हो गया, हाफ एन नॉट, तो x की जगह हाफ आ गया, ये समझ में आया? अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 2t टाइम के बाद कितना होगा, तो एक टाइम t आया था, सेम टाइम इंटरवल t और चला गया, तो अब ये मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू हो गई। तो ये कितना हो जाएगा, इसका x फ्रैक्शन किसका, x एन नॉट का, ये कितना आ गया, x स्क्वायर एन नॉट, क्लियर है? बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं एक टाइम इंटरवल और लूं तो t t t यानी 3t टाइम के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर एन नॉट का, यानी x क्यूब एन नॉट। ये बात समझ में आ रही है? यहां पे देख, हाफ ऑफ हाफ एन नॉट, यहां पर हाफ ऑफ 1/4 एन नॉट, क्लियर है? तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल चल रहे हैं तो फ्रैक्शन का 2 टाइम इंटरवल है तो स्क्वायर कर दीजिए, 3 टाइम इंटरवल है तो क्यूब कर दीजिए। जरूरी नहीं कि ये हाफ लाइफ के ही लिए लगाएं आप, हाँ इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए अब मैं आपको इसको समझा देता हूं दूसरे ढंग से, कि मान लीजिए टी टाइम में मैंने आपसे कहा कि ओके, क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी दिखा दे रहा हूं, जस्ट अ मोमेंट है। मैंने आपसे कहा कि लेट से आफ्टर 10 मिनट्स 1/3 बच गया, 1/3 एन नॉट हो गया, ठीक है। एन नॉट इनिशियली था, 10 मिनट्स के बाद 1/3 एन नॉट हो गया, नेक्स्ट 10 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 1/9 एन नॉट हो जाएगा। ये रिमेनिंग है, प्लीज ध्यान रखिएगा, रिमेनिंग है, ये भी रिमेनिंग था। फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में 1/27 एन नॉट हो जाएगा, नेक्स्ट 10 मिनट्स में 1/81 एन नॉट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, यस। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको बड़ी इजीली मिल सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको जनरली मिल सकता है पैरेलल डिसइंटीग्रेशन पे बेटा, पैरेलल डिसइंटीग्रेशन। तो जब आप पैरेलल डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं तो पहले इसको समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई न्यूक्लियस है x और ये x से y बन जाता है। जब ये x से y बन रहा है तो मेरे को रेट कांस्टेंट दिया हुआ है λ1, ठीक है, और x से z बन रहा है एट रेट कांस्टेंट λ2। बट जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ चली
तो यहां पर मेरे पास आया लेमडा कंबाइंड। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी प्रोसेस है तो लेमडा कंबाइंड इज लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। स्ट्रेट क्वेश्चंस इस पे मिलते हैं। यहां पर आपका अगर आप टी एवरेज लेंगे कंबाइन, तो ये आपका फर्स्ट प्रोसेस के लिए टी एवरेज प्लस सेकेंड प्रोसेस के लिए इंडिविजुअली ना, अकेले अकेले अगर है तो आपको T1 T2 दिया होगा। यह सेम फॉर्मूला आपका वैलिड हो जाएगा टी हाफ के लिए। 1 by T half combined is 1 by T half फर्स्ट के लिए प्लस 1 by T half सेकेंड के लिए। तीनों में से कोई भी चीज पूछी जा सकती है आपसे। लैम्डा कंबाइंड पूछा जा सकता है, मीन टाइम कंबाइंड पूछा जा सकता है, या हाफ लाइफ पीरियड कंबाइंड। कंबाइंड मतलब जब दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रही। हाँ बिल्कुल, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, आपके पास आटा है किसी पार्टी में, ठीक है, आपके पास पूरी भी बन रही है। इसका खाली अगर पूरी बनती तो रेट होता लेमडा 1, और साथ में अगर इससे खाली नान बन रही है तो रेट होता लेमडा 2। और जब ये कंबाइंड दोनों बनने लगेंगी तो लेमडा कंबाइंड हो जाएगा लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। तो आप पे डिपेंड करता है, पूरी और नान खाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाइए। एक और चीज आपको मिल सकती है और वो है सक्सेसिव। और इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा कि ये सब चीजें आप इनका यूज जो है वो केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में। तो सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, हाँ वहां पर थोड़ा सा टर्म डिफरेंट होंगे आपके। तो सपोज मेरे पास कोई न्यूक्लियस है ए, और ये न्यूक्लियस ए से बी में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां पर मुझे डीके कांस्टेंट दिया हुआ है लेमडा ए। उसके बाद ये सी में कन्वर्ट हो जाता है और यहां पे मुझे डीके कांस्टेंट दिया हुआ है लेमडा बी। ठीक है, अब केमिस्ट्री में आप करेंगे तो इसे बिल्कुल सही बात है, रेट ले लेंगे, रेट कांस्टेंट। यहां पे आपके पास एन नॉट थे, ये दोनों अभी बने ही नहीं थे। क्लियर? अब दो ग्राफ आपसे जनरली पूछे जा सकते हैं विद टाइम। एक ग्राफ होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए, हाँ जी, Na वर्सेस टी, और दूसरा ग्राफ आपका होगा Nb वर्सेस टी। तो यहां पर Na वर्सेस टी और Nb वर्सेस टी। ठीक है, ये ग्राफ आपको बनाने हैं। तो देखिए ये वाला जो है ये तो सिंपल है, एन नॉट है और ये डिके होता चल रहा है। तो ये ग्राफ आपका इस तरह से आएगा, आपकी इक्वेशन बनेगी n इज इक्वल टू एन नॉट, या एन ए इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा ए टी। क्लियर है? ये ग्राफ तो सीधा सीधा आपका बन जाएगा, बट प्रॉब्लम है एनबी के साथ। ठीक, तो एनबी क्या करेगा? एनबी पहले 0 था, धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू होगा और फिर ये बढ़ के कम होना शुरू होगा। इस तरह का ग्राफ आपका ये आएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हाँ जी, ये वाला टाइम जो दिख रहा है ना आपको, इसको मैं कुछ टी नॉट नाम दे दूं या टी डैश नाम दे देते हैं। टी डैश, नॉट तो 0 वाला हो जाएगा ना, हाँ टी डैश नाम दे दिया बेटा हमने। ये वो टाइम है इस पोजीशन पर जहां पर रेट जो है बी के बनने का और बी के डिके होने का वो सेम है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा ये पॉइंट पर लेमडा ए एन ए इज इक्वल टू लेमडा बी एन बी। ये वाला जो पॉइंट है ना टी डैश वाला यहां पे। और जब आप इससे पहले की बात करेंगे तो क्या होगा? एनबी बढ़ रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज मोर देन रेट ऑफ डिके ऑफ बी। तो लेमडा ए एन ए इज ग्रेटर देन लेमडा बी एन बी। ये समझ में आया? तभी तो बी बढ़ने लगेगा ना। और यहां पर क्या होगा?
यहां पर जो बनने का रेट है किसके, बी के फॉर्मेशन रेट कम हो जाएगी बी के डिके रेट से, क्योंकि नंबर ऑफ बी के एलिमेंट्स जो ज्यादा हो गए हैं और ए तो वैसे ही बहुत कम होता चल रहा है, कंटिन्यूअसली ए कम होता चल रहा है। तो ये ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इसे आप कहते हैं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ए से बी बना और बी फर्दर सी बना रहा है। तो ये ग्राफ आपको बिल्कुल केमिकल काइनेटिक्स में भी इस टाइप की चीज आपको मिल सकती है। कैसे मिलेगी वो आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में देखना पड़ेगा। और अब बेटा जेईई मेंस 2020 में न्यूक्लियाई पे बेस्ड आए हुए क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो द रेडियस आर ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए कैन बी एस्टिमेटेड by the formula r is equal to 1.3 into 10 to the power minus 15 a to the power 1 by 3 meter. It follows that the mass density of a nucleus is of order okay. अब बेटा यहां पर अगर आपको याद है तो आप सीधे सीधे देखिए, ये फर्मी में ये बस 1.2 की जगह 1.3 कर दिया है, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो एक्चुअल में तो आप इसे सीधे सीधे ऑर्डर पूछा है तो आप आंसर टिक कर सकते थे। सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल इसका आंसर ये हो जाएगा। मैं आपको पूरा सॉल्व करके भी दिखा रहा हूं। आप लिखेंगे, मान लीजिए याद नहीं है आपको, तो आप लिखेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? अब मास को आप लिखेंगे a इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम आप लिखेंगे 4/3 पाई 1.3 होल क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 45 इंटू ए। चेक कीजिए जरा, आर क्यूब कर दिया मैंने, ये मेरा आर क्यूब रहा बेटा। हाँ, मैंने सीधे वैल्यू डाल दिए हैं बिल्कुल। अब यहां आप देखेंगे ए से ए आपका कैंसिल हो गया। बिल्कुल आप इसे ट्रायल लेके देख सकते हैं। तो जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे ना, ये 10 टू द पावर माइनस 45 आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका 10 टू द पावर 18 आ गया। ये 10 टू द पावर 18 और ये 3 से आप पाई को कैंसिल कर, क्योंकि ऑर्डर पूछा उन्होंने, ठीक है। अब ये 4 और 1.69 यहाँ पे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपका जो ऑर्डर है दैट इज वेरी क्लोज टू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि 18 के क्लोजेस्ट वही है बेटा। हाँ, वैसे वो नीचे बाय 5 आ रहा है, तो ऑर्डर आपको पता है कि किस तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तब भी ये वैल्यू ही आ जाएगी आपकी, बट इतना टाइम वहां पर वेस्ट नहीं करना है। यही बेनिफिट मिल जाता है बेटा, अगर आप इसमें टाइम बचा लिया ना आपने थोड़ा सा, हाँ, तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वो बोनस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर 50 SN120. मास ऑफ प्रोटॉन इज गिवन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन, मास ऑफ टिन न्यूक्लियस इज गिवन। आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताना है। बेटा इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको डेल्टा एम कैलकुलेट करना होगा। डेल्टा एम आपका होता है z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपके पास Sn दिया हुआ है। तो कितने प्रोटॉन है बेटा आपके पास? क्लियरली दिख रहा है आपको 50 है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ, ये रहा आपके पास 1.00783 प्लस 70 इंटू 1.00867। ओके, ये आपके पास आ गया, ये तो माइनस ये आपको दिया हुआ है 119.902199। ओके, 99 है या 9 होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। 99 है, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ना, बहुत कम है वो। अच्छा, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओहो, मल्टीप्लाई करना, देखिए इन क्वेश्चंस में होता क्या है कि बाकी सब तो बढ़िया रहता है,
बस सारा मल्टीप्लिकेशन का खेल है, जरा सी इधर उधर किया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा 5 7 35 35 39 39 15 39 15 यहाँ पे आ गया प्लस ओके 7 है ये 70 आपका आ गया। अब आप 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 56 56 56 42 42 56 42 आपका ये आपका आ गया 70.6069। एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं वर्बली कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, -119.902199 ये आपका इतना हो जाएगा। अच्छा अगर मैं इसको ना, ये तो 4 डिजिट पे ही आ रहे हैं, तो मैं यहाँ 4 डिजिट पे अगर इसको 2 कर दूं राउंड ऑफ, तो ये मेरे पास आ जा रहा है 1.0962 ओके। मेरा डेल्टा एम बेटा इतना आ रहा है, आप अपने एंड पे चेक कीजिए। और अब अगर मैं ओके यहाँ पे मुझे 931 MeV दिया हुआ है, क्लियर। तो मैं यहां से बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लूंगा 1.0962 इंटू 931 MeV, ये मेरे पास आ जाएगा। और EBN बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मुझे निकालनी है, तो 1.0962 इंटू 931 डिवाइडेड बाय 120 अगर मैं इसको करूं तो ओके ये 0 से यहाँ आएगा 12 12 8 जा 96, 8 से थोड़ा कम आ रहा है, और ये 8 9 जा 72, तो ये बेटा 8.5 के आसपास आना चाहिए। ये 8.5 MeV के आसपास आना चाहिए। हाँ एग्जैक्ट कितना आ रहा है मुझे नहीं पता, मैंने बहुत रफ कैलकुलेशन किया, बट अगर आपको याद हो बेटा तो देखिए यहां पे 9 MeV तो हो नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन में ऐसा दिया जा सकता है कि 9 MeV आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट कॉमन सेंस की चीज है कि 8.75 जो है वो हमने देखा था किसके लिए था, आयरन के लिए था, और आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस, और ये आपका 50 आयरन के बहुत क्लोज है बेटा। पूरा सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको दिखा दिया, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आपको मान लीजिए मेथड नहीं समझ में आता, कहीं गेस लगाना है तो कैसे लगाया जाएगा। तो अगर आपको इतना याद है कि 8.75 जो है वो किसके लिए था, आयरन के लिए था, और टिन जो है वो उसके बहुत क्लोज है, तो वो हमें पता था कि वहां पर सारे के सारे जो थे वो क्लोज थे, और उन सब की 8.25 MeV पर न्यूक्लियन से ज्यादा थी एनर्जी, ठीक है ना। तो ये आपका 8.5 आप वैसे भी गेस कर सकते थे। Next question is you are given that mass of 3Li7, mass of helium and proton, okay, hydrogen, when 20 gram of 3Li7 is converted into 2He4 by proton capture, okay, the energy liberated in kilowatt hour is, okay. तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, बस यहां पर आपको जो गड़बड़ इन्होंने की ना वो ये कर दी बेटा, यहां कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो बिल्कुल एक बार कोशिश कीजिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे बेटा तो आपके साथ लिखा हुआ है कि प्रोटॉन कैप्चर हो रहा। प्रोटॉन कैप्चर का मतलब क्या है बेटा, ठीक है। तो यहां पर आप देखें आपके पास 3Li7 है, और प्रोटॉन कैप्चर का मतलब 1H1 इसमें ऐड होगा, और फिर ये आपके पास 2He4 बन रहा है। आप बैलेंस करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो पहला काम तो इसमें यह था कि आपको ये इक्वेशन देखनी थी। अब जब आप मास डिफेक्ट डेल्टा एम की बात करेंगे बेटा, तो हाँ जी, मास ऑफ प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया 7.0160 प्लस
1.0079, ये तो मेरे पास आया मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा? यस, यहां पे 2 लेना पड़ेगा, 2 इंटू 4.0026, क्योंकि 2 बने। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए यहां पर ये आपका 8 तो 8 कैंसिल हो जा रहा है, 160 और 79 माइनस 52, तो ये आपका आ जाएगा 8। एक मिनट, ये कितना आ रहा है? 0.0817, क्या इतना आ रहा है? चेक करो एक बार। हाँ, मेरे हिसाब से ये इतना आ रहा है। अब अगर मैं इसको एनर्जी में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास एनर्जी कितनी आ जाएगी? 0.0817 इंटू 931.5 MeV, ये मेरे पास एनर्जी आई। क्लियर? अब मजेदार बात यह है कि ये एनर्जी किस चीज की है? ये बेटा एक न्यूक्लियाई, वन न्यूक्लियस ऑफ Li प्लस 1 न्यूक्लियस ऑफ H। ठीक है, अब इन्होंने यहां पे दिया 20 ग्राम ऑफ 3Li7, तो 20 ग्राम में आप नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकाल लीजिए। ठीक है, यूनिटरी मेथड आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 7 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.0, कुछ वैल्यू दी हुई है ना एवोगैड्रो की? नहीं दी हुई है। ठीक है, आप 6.023 इंटू 10⁻23 ले लीजिए। अच्छा, अब अगर आप आंसर में देखेंगे तो 10⁵ और 10⁶, ओके, 1.338, काफी गैप है, काफी गैप है। तो मैं यहाँ पे ना एक अप्रोक्सीमेशन लेना चाहूंगा और मैं इसे 6 ले लूंगा। ठीक है, तो ये मेरा सीधे आ जाएगा 120/7 इंटू 10⁻23। ओके, तो भाई एक पे मुझे पता है, तो इतने पे कितनी होगी? तो टोटल एनर्जी मेरी आ गई। टोटल एनर्जी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कह लीजिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मल्टीप्लाइड बाय Q। तो ये आपका आ गया 120/7 इंटू 23 इंटू, हाँ जी, ये मेरे पास है 0.0817 इंटू 931.5 MeV, इस तरह से आएगा। ठीक है, अब बेटा आपको आंसर किस पे निकालना था? यहां पे खत्म नहीं हुई है कहानी, बिल्कुल। तो इसको आपको पहले जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 120/7 इंटू 23 इंटू 0.0817 इंटू 931.5 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक तो ये हुआ, फिर इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूं 3.6 इंटू 10⁻6। ये समझ में आया? हाँ जी, वो किलोवाट आवर वाला जो था, क्लास 10th में पढ़ा था। तो ये मेरी एनर्जी आ गई किलोवाट आवर में। भाई हाँ, इसको आपको सॉल्व करना है। ये आपको देखना पड़ेगा बेटा कि आप कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 में 4/3 कुछ आएगा। 4/3 इंटू 10⁻6, सॉरी, हाँ ठीक है, तो यही आ रहा है ना ऑप्शन ऐसा? 4/3 इंटू 10⁻6 आ तो रहा है, ये आ रहा है 4/3 इंटू 10⁻6। ये आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ ना सीधे ये 10⁻4 ही आया, तो
तो सबसे पहले अपनी पावर को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे 1.2 करेंगे तो ये 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल ही हो गए। ओके, 1 किलोवाट आवर इज, बोलो बोलो, 10 टू द पावर 3 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स। हाँ या ना? वॉट सेकंड हो गया, ये जूल होता है बेटा। तो ये आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। हाँ, ये तो होता ही बेटा, 10th वाली चीजें आ जाती है कई बार, वहां तो सब रटी हुई थी। In a radioactive material, fraction of active material remaining after time t is 9/16. The fraction that was remaining after t/2. तो अगर आप देखेंगे बेटा, तो एक तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि t टाइम में आपके दो सेम टाइम इंटरवल होंगे t/2 के। ठीक है, तो सपोज t/2 के बाद आपका फ्रैक्शन x रह जाता है, तो आप कहेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 और x आपका आ गया 3/4। एक तो ये मेथड है। क्लियर बेटा? मैं आपको इक्वेशन से भी सॉल्व करके दिखा दूं। जैसे आप सपोज आप एज्यूम करते हैं t इज इक्वल टू 0 पे n नॉट। ये तो बड़ा क्विक मेथड था, और एक्चुअल में ये मेथड अगर समझ में आता है तो इसको यूज कीजिए। अदरवाइज आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 9/16 n नॉट इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी। और आपको अभी ये समझ में आ जाएगा कि मैंने फ्रैक्शन को स्क्वायर क्यों किया। आपको एक्स एन नॉट निकालना है, दैट इज इक्वल एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी बाय 2। यही था। ठीक है, अब बेटा यहां पर देखिए, ये जो टर्म है ना, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये गायब नहीं होगा, और आपको लेमडा नहीं पता है, तो आप क्या कीजिए, सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर? तो सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर एन नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, सही बात है, एन नॉट स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी। ओके, यहां से आपका आएगा एक्स स्क्वायर एन नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो है ना एन नॉट, इसको मैंने बाहर ले लिया, एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी की वैल्यू मुझे पता है 9/16 एन नॉट, और ये आपका कैंसिल हो गया। यहां से भी वही चीज आई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, जिसे हमने अपने कॉन्सेप्ट से सीधे ही लिख दिया था। तो एक आसान क्वेश्चन। हाँ, नॉर्मली आप जाएं, कई बार होता क्या है, आप इसको डिवाइड, अब यहां पे सॉल्व कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा होता है। ये इक्वेशन दोनों बन जाती हैं, तो यहां पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, और आपको लेमडा को रिमूव करना है तो आप कहोगे कि हमने इसको क्या किया, स्क्वायर कर दिया। या 1/3 टाइम पे पूछा होता तो आप इसको क्यूब करना पड़ता। समझ में आया? ओके, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। A radioactive nucleus decays by two different processes. The half-life for the first process is 10 seconds and second is 100 seconds. The effective half-life of the nucleus is close to. Okay. तो बेटा हाफ लाइफ में हमें पता है पैरेलल प्रोसेस जब चलती थी तो 1/t हाफ, ये कंबाइंड के लिए 1/t हाफ फर्स्ट प्रोसेस प्लस 1/t हाफ सेकेंड प्रोसेस, और इसको आप सिंपली लिख सकते हैं 1/10 प्लस 1/100 दैट इज इक्वल टू 1/t हाफ कंबाइंड, जब दोनों प्रोसेसेस साथ में है। ठीक है, इफेक्टिव भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 11/100 आ जाएगा, और t हाफ कंबाइंड अगर आप देखें तो ये आपका 100/11 दैट इज वेरी क्लोज टू 9 सेकेंड। और अगर आपके पास ये आंसर 9 सेकेंड है, आपने इसको टिक किया तो यू विल गेट फुल यस 4 मार्क्स। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन, बट हाँ आपको ये ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूला आता है तो आप बड़ी इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
the activity of radioactive sample falls from 700 per second to 500 per second in 30 minutes. Its half life is close to. Okay, देखिए पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो एक्टिविटी की इक्वेशन A इज इक्वल टू A नॉट E टू द पावर माइनस लेमडा टी. ठीक है, ओके आप कहते हो कि यहाँ पे मेरे पास एक्टिविटी 500 हो गई, यहाँ पे मेरे पास 700 दी थी, E टू दी पावर माइनस लेमडा इंटू टी जो है वो मुझे दिया हुआ है 30 मिनट्स. अभी मैं मिनट्स में लिख दे रहा हूं क्योंकि मुझे आंसर भी मिनट्स में चाहिए. फाइन, ओके. अब अगर आप यहां पे देखें तो ये 5/7 इज इक्वल टू E टू दी पावर माइनस लेमडा इंटू 30 मिनट्स आ जाएगा. हाँ, क्योंकि मैं सेकंड में नहीं लिख रहा हूं तो मिनट्स में लिख रहा हूं, तो मैं उसको मेंशन कर दे रहा हूं कि मिनट में, ताकि गलती ना हो. अब बेटा यहां से अगर आप देखें तो आप इसका लॉग ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा लेमडा इंटू 30 मिनट इज इक्वल टू 7/5 और इसका लॉग ln. ये आपका कुछ बन रहा है. ठीक है, यहां से आप लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. लेमडा को आप क्या लिख सकते हैं बेटा? लेमडा आपको पता है ln2 बाय यस टी हाफ होता है, तो आपको टी हाफ निकालनी है. बट द प्रॉब्लम इज कि जैसे ही आप इसको रखेंगे ना, देखिए यहां पे आप रखेंगे ln2 इंटू 30 मिनट्स में आंसर आपको चाहिए डिवाइडेड बाय टी हाफ इज इक्वल टू ln7/5. ये आ रहा है. और यहां से अगर आपने टी हाफ कैलकुलेट किया तो आप कहोगे ln2 इंटू 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय ln7/5. नाउ द प्रॉब्लम इज कि ln7/5 की वैल्यू अगर आपको रटी हुई है तो ठीक है, ln2 तो फिर भी याद होती है. तो यहां पर मामला फंस जाता है. आपने आंसर निकाली, अगर इस फॉर्म में आंसर दिया होता बहुत अच्छी बात थी. तो यहां पर कई बार वो जो तिकड़मी चीजें होती है ना वो काम कर जाती है. देखिए आपने क्या किया, आपने कहा कि 30 मिनट्स में जो फ्रैक्शनल चेंज आया, फ्रैक्शनल चेंज जो आया वो आपका 5/7 आ गया. ये समझ में आ रहा है? 700 से 500 बचा तो 5/7 फ्रैक्शनल चेंज आया. रिमेनिंग ये है, ये रिमेनिंग है बेटा. ओके, अब मैं 60 मिनट पे देख लेता हूं. ठीक है, 60 मिनट पे फ्रैक्शनल चेंज मेरा हो गया 25/49. ये समझ में आ रहा है? ओके, 60 मिनट में मेरा हो गया 25/49. दैट इज वेरी क्लोज टू हाफ. हाँ है ना? रिमेनिंग मेरा 25/49 है. ठीक है, 60 मिनट में. और मुझे चाहिए कितना? मुझे चाहिए 25/50, यानी थोड़ा सा टाइम और चलना है. क्लियर? तो आप यहां पर ये एक चीज लगा सकते थे कि भाई 60 मिनट में, मतलब 60 मिनट के क्लोज मेरा आंसर है तो 62 मिनट मेरा आंसर होगा. ठीक है, हाँ. तो ये वाली चीज जो थी ये, अदरवाइज इसकी वैल्यू तो या तो गिवन हो, वहां तो गिवन थी नहीं बेटा. फिर आप कई बच्चे यहां पे फंस गए इसमें. तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हाँ, इसमें आप दो तो वैसे ही एलिमिनेट कर लेते अगर ये वाला प्रोसेस आपने लगाया था. ठीक है ना? तो आपका 52 मिनट्स तो वैसे ही रिमूव हो जा रहा था और 72 भी रिमूव हो जा रहा था. अब दो बच रहे थे 62 66, राम का नाम लेके. क्लियर? बिल्कुल. तो ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं बेटा, तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है. आप अगर सेफर साइड पे हैं तो एक दो को एलिमिनेट कीजिए और उसको मार्क जरूर करके आइए और कॉमन सेंस यूज कीजिए. इस तरह से आपको आंसर मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In a reactor, 2 kg of 92U-35 fuel is fully used up in 30 days. The energy released per fission is 200 MeV. Very good. Given that Avogadro number is 6.023 into 10 to the power 26 per kilomole and 1 electron volt is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Power output निकालना है.
रिएक्टर की पावर आउटपुट। तो पावर आपको पता है वर्क अपॉन टाइम, या यहां पे आप कह सकते हो एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, एनर्जी, ओहो टाइम ऊपर ही लिख दिया, एनर्जी अपॉन टाइम। तो आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, 2 kg से यूरेनियम से कितनी एनर्जी जनरेट होगी, और टाइम आपको पता है, टाइम आपके पास 30 डेज है, कैलकुलेशन है खाली और कुछ नहीं है बेटा। तो बिल्कुल कोशिश कीजिए, फिर आपके साथ सॉल्व करता हूं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 2 kg यूरेनियम में कितने आपके न्यूक्लियाई होंगे, ये हमें ढूंढना पड़ेगा बेटा, बस इतनी सी चीज है इसमें। ठीक है, तो आप अगर देखें तो 2 kg ओके इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 26 1 के ये आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय 235 दिया हुआ है। ओके ये 235 दिया हुआ आपको, ये समझ में आ गया। हाँ केजी है इसलिए 10 टू द पावर 26 ले लिया, अदरवाइज वो 10 टू द पावर 23 होता। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इतने तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, या इतने हमारे पास न्यूक्लियाई हैं। इसमें हर न्यूक्लियाई में जो एनर्जी निकल रही है वो 200 MeV निकल रही है। लेकिन बात यह है कि हमें MeV में नहीं चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। यहीं पे हम मिलियन को लिखते हैं इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इतना जूल मेरा आ गया। ठीक है, और यहीं पे मैं टाइम से डिवाइड भी कर देता हूं। टाइम मेरे पास आ गया 30 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड। क्लियर, ये मेरे पास इतने वॉट आ जाएगी, और मुझे आंसर गिवन है मेगावाट में। तो सबसे पहले मैं एक 10 टू द पावर 6 को सेपरेट करूंगा, बाकी सबकी काट छांट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से अप्रोक्सीमेशन, ये इसको 6 एज्यूम कर लीजिए, तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। 6 2 और ये वाला 2 भी मैं ले रहा हूं, तो 24 मेरा उड़ गया। ठीक है, ये 100 से ये गायब हो गया। ओके, क्या बच रहा है ऊपर? मेरे पास बचा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 26 और 10 टू द पावर -19। तो ये मेरा 10 टू द पावर कितना आया? 7 डिवाइडेड बाय 235 इंटू 36 इंटू 30, ये आ रहा है। ठीक, इसमें से अच्छा एक 10 टू द पावर 6 तो और बच रहा है ना, ये आ रहा है क्या? इतने वॉट में अगर मैं इसको गायब कर दूं तो ये बहुत बड़ी फिगर नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए जरा, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बेटा, 116 कर देता हूं। 235 इंटू 36 इंटू 3 यहां पे किया, और ऊपर मैंने इसको लिख दिया 1 0, ये गया 1 0 हो गया, 10 टू द पावर 5 आ गया। ठीक है, तो ये 16 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 235 टू 108 ये आ गया। 3 पे घटा यहाँ आया 235 से 6 के आसपास। ओके, ये 60 मेगावाट होनी चाहिए बेटा। दिस शुड बी वेरी क्लोज टू 60 मेगावाट। मैंने बहुत रफ अप्रोक्सीमेशन लिया है। ठीक है, हाँ मैंने इसको गायब किया यहाँ पे, और इसको मैंने 250 के आसपास ले लिया, तो वो 62 63 के आसपास मेरा कुछ बन रहा है। तो 60 मेगावाट ये वाला आंसर होगा। कैलकुलेशन तो करने पड़ेंगे बेटा, ये तो टाइम खाएंगे वहां पे आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्टिविटी ऑफ 3 रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस ए, बी एंड सी आर रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व ए, बी एंड सी इन द फिगर, देन देयर हाफ लाइफ आर इन द रेशियो। ओके, बेटा जब भी ग्राफ दिया हो ना तो सबसे पहले ये देखिए ग्राफ है किसके बीच में, ये LNR वर्सेस टाइम है, ठीक। तो जरा पहले इसकी इक्वेशन तो देख लेंगे, हमारी इक्वेशन क्या आती है, फिर तभी तो समझ में आएगा कि क्या चीजें हैं। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो थी R इज इक्वल टू R0। ये R जो है ना ये एक्टिविटी है, लिखा ही है उसने एक्टिविटीज, ठीक है। तो R इज इक्वल टू R0 e टू द पावर माइनस लेमडा टी, फाइन, लॉग ले लेते हैं। तो ये ln R इज इक्वल टू ln R0, हाँ, माइनस लेमडा टी लिख दूं, जरा आराम से चेक करो इसको, लॉग लेके ये आ जाएगा बेटा, हाँ, प्लस ln e टू द पावर माइनस लेमडा टी आएगा, तो लेमडा टी बाहर आ गया। ओके, वेरी गुड। अब अगर मैं यहां पर आपका जो ग्राफ मुझे दिखाया हुआ है ये y एक्सिस पे प्लॉट है, ये मेरा कांस्टेंट हो गया, ये टाइम मेरा x एक्सिस पे प्लॉट है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। मेरी स्लोप जो है वो नेगेटिव हो गई है, और स्लोप मेरी है किसके बराबर, लेमडा की, नेगेटिव स्लोप जो है वो लेमडा के बराबर है। समझ में आ गया? तो आप लेमडा निकाल सकते हो, इसमें आप लेमडा निकाल सकते हो, ठीक है। तो बस लेमडा ए इज टू लेमडा बी इज टू लेमडा सी, ये लेमडा ए लेमडा बी लेमडा सी अलग अलग निकाल लेते हैं पहले, फिर टी ए टी बी टी सी में रख लेंगे। लेमडा ए कितना आ रहा है बेटा, लेमडा ए स्लोप इसकी है 6/10, ठीक है। लेमडा बी कितना आ रहा है, लेमडा बी देखिए 6/5, ठीक है। और लेमडा सी जो है वो क्या आ रहा है, 2/5, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, 2/5, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें मिल गया। अब हमें पता है कि टी हाफ, जब हम बात करेंगे ए इज टू टी हाफ ऑफ बी इज टू टी हाफ ऑफ सी, तो रेशियो क्या हो जाता है, 1 लेमडा ए इज टू 1 लेमडा बी इज टू 1 लेमडा सी, या हाँ, क्वेश्चन आसान जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत नहीं कराएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे 10/6 इज टू 5/6 इज टू 5/2। ओके, 1:1 मत कर देना भाई, यही गड़बड़ हो जाती है। तो सबका पहले बेस सेम कर लें तभी तो रेशियो निकाल पाएंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 10/6 इज टू 5/6 इज टू 15/6। अब रेशियो निकाल लीजिए। अब आपका रेशियो क्या आ गया, 2:1:3। मेरे हिसाब से तो ये रेशियो मिल रहा है मुझे, 2:1:3, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ग्राफ पे मत जाइएगा क्योंकि ग्राफ कई बार जो है वो टेढ़े मेढ़े दे दिए जाते हैं, आपको वैल्यू निकाल के ही चेक करना है बेटा, ये वैल्यू निकालनी है। तो ये अच्छे क्वेश्चंस में से था। यहाँ